बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी देखेंगे। और चैप्टर 10 और काफ़ी सारे चैप्टर्स बुक तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी सारी बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स लगी हुई है 7 नैक्ट्स की नहीं है, यहाँ पे न्यूटन है। ठीक है, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक ऑब्जेक्ट पे लगी है। द डिस्प्लेसमेंट इट से 8 मीटर। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट पर अगर 7 मीटर की फोर्स लगी तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया 8 मीटर। ठीक है, कितना मूव हो गया? 8 मीटर वो मूव हो गया। और किस डायरेक्शन में हुआ? जिस डायरेक्शन में उसकी फोर्स लगी। देखिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी थी, यहाँ से धक्का पड़ा था इधर से, तो ये 8 मीटर मूव हो गया। फिगर में हमें बता रखा है। ठीक है, लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को देखनी है। इसमें बता रखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये गया है। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? तो वर्क डन क्या होगा? देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला होता है वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हमें दे रखा है? 8 दे रखा है। और फोर्स भी हमें बता रखी है कि 7 न्यूटन की फोर्स लगी है। तो 7 8 जा क्या होता है? 56। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सॉरी, वर्क डन कितना हो गया? कितना काम हुआ है उस ऑब्जेक्ट पर? वो है 56 न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन इसका फोर्स का और मीटर डिस्प्लेसमेंट का, या फिर आप न्यूटन मीटर की जगह आप जूल भी बोल सकते हैं इसको। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है और उस फोर्स की वजह से कितना वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इस केस में फोर्स था 7, डिस्प्लेसमेंट था 8, तो 7 इंटू 8 56। वर्क डन हो गया 56 न्यूटन मीटर या फिर 56 जूल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है, When do we say that work is done? हम लोग कब कहेंगे कि कोई भी काम हो चुका है? तो साइंटिफिकली ना, कोई भी काम तब कहते हैं जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट शो होती है, तभी वो वर्क डन होगा। आप पूरे दिन बैठे रहे, पढ़ते रहे, पूरे दिन बैठ करके काम करते रहे, तो आपका कोई भी वर्क डन, आप कोई भी आपने काम नहीं किया है साइंटिफिकली। तो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ force act on the object and the object is displaced from its original position। तो मतलब वर्क डन तब होगा कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी है, फोर्स लगा दी इस ऑब्जेक्ट पे, और ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर गया, जहाँ पर पहले था उससे आगे की या दूसरी किसी पोजीशन पे चला गया है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई वर्क डन हुआ है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है, मतलब ये मूव हुआ है। तो वर्क डन बाय एन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अपनी पोजीशन उसने अगर किसी ऑब्जेक्ट ने चेंज कर ली है किसी फोर्स को लगने के बाद, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हो रही है तो देखिए सिंपली ये है, फोर्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल्स टू FS। ये होता है फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला कि फोर्स लगी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगी है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर गया है। तो अगर F कांस्टेंट है, मतलब एक ही लगातार फोर्स लगी जा रही है और कोई इतना ऑब्जेक्ट इतना मूव किया है, तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क हमें डिफाइन करना है, तो इसका आंसर है, देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड 1 जूल। तो 1 जूल क्या होता है कि कितना काम हुआ है अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगी है और ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे बढ़ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1 जूल। मतलब काम हुआ है, वर्क डन हुआ है, 1 न्यूटन की तो फोर्स लगी है और 1 मीटर वो ऑब्जेक्ट अगर आगे बढ़ गया है, तो हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ है। तो सिंपल सा है, या जो ये फॉर्मूला है ये याद रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वर्क डन 1 जूल कब होता है? जब 1 न्यूटन की फोर्स लगती है और ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन इन ऑन अ प्लो। तो जो प्लो होता है, जिससे जैसे वो होती है ना बुलक्स, हल जो होता है,
उस पर बुलक्स ने, जो बैल हैं, उन्होंने 140 न्यूटन का फोर्स लगाया है। फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर। तो फोर्स कितना लगा है यहाँ पर? 140 न्यूटन का फोर्स लगा है। और फील्ड जो प्लो हुआ है, कितने खेत की जुताई हो गई है, वो हुई है 15 मीटर की। तो 15 मीटर के खेत की जुताई हो गई है और फोर्स लगा है 140 न्यूटन। तो हाउ मच वर्क इज डन इन द प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो मतलब जो फील्ड है उस पर कितना वर्क डन लगा है, वर्क डन कितना हुआ है, मतलब बेसिकली काम कितना हुआ है। तो आपको फोर्स पता है, आपको कितने एरिया में काम हुआ है, आपकी डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, तो कितना काम हुआ है निकाल लेंगे। कैसे? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगी है 140 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 15 का, तो 140 इंटू 15 आंसर है 2100 जूल। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए पूरे चैप्टर में ये है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सारे न्यूमेरिकल ज़्यादातर रिसीवर ही हैं। तो फोर्स को आपने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और 2100 जूल आपका आंसर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब मोशन की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में आती है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आप भागे, आप चले, या फिर कोई भी चीज़ मूव हुई है ना, उस मूवमेंट की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी आती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन object moving with a certain velocity is equals to the work done to make it acquire that velocity। तो काइनेटिक एनर्जी अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, एक पर्टिकुलर स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो वही उसका वर्क डन हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन के, चलने के, हिलने के, या फिर किसी भी तरीके की गति, हिंदी में बोले तो उसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये थोड़ा ½ mv², तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो हाफ जो है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो m क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और v है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सिंपल सा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू ½ mv²। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक मास m है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को बतानी है। देखिए ये है यहाँ पर एक मास है m, जो कि मास नहीं पता हमें, उसकी वेलोसिटी पता है 5 मीटर पर सेकेंड इज़ 25। तो इसमें यह है कि हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कि काइनेटिक एनर्जी तो भाई 25 है और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हमें 25 दे रखी है, 25 जूल, और उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है कि 5 है। तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अगर उसकी वेलोसिटी डबल हो जाए, डबल का मतलब क्या होता है, अगर 5 × 2 10 हो जाए उसकी वेलोसिटी, तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और फिर अगर 3 टाइम्स हो जाए उसकी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की, तो काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी। तो सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी का आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब ½ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली मैथ्स यहाँ पे यूज में आनी है। ½ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर डबल हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों की 25 जूल थी, अगर काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाएगी तो आप यहाँ पे v की जगह 2v कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर्मूले में ½ mv² में v की जगह आपने 2v कर दिया क्योंकि डबल हो गई, तो v की जगह 2v हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ½ m और 2v × 2v क्या हो जाएगा, 4v, है ना, 4v का स्क्वायर। अब 2 नीचे 4 ऊपर, तो 2 से ये वाला कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, mv², मतलब 2mv²। तो जो भी एनर्जी थी ना उसमें क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ यहाँ पे 4 बचेगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, बेसिकली जो आपका फॉर्मूला था ना ½ mv² इज इक्वल्स टू 25 था, आपको काइनेटिक एनर्जी पता थी। बट अगर यहाँ पे v की जगह आपका 2v हो जाएगा, v की जगह अगर यहाँ पे 2v कर देंगे, 2v का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 जो आपका एक्स्ट्रा बना है यहाँ पे, आप इसको बाहर निकाल दीजिए, राइट। तो आप क्या करेंगे, ½ m² 2v का होल स्क्वायर है, हाँ। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर, यहाँ पे इसको आप लोग ½ m को ऐसे ही रख दीजिए और 2v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, ½ m²
4v का स्क्वायर है ना। अब इस 4 को, ये जो एक्स्ट्रा आया है ना, आप इसको सिर्फ बाहर निकाल दीजिए और ऐसे मल्टीप्लाई करके हाफ mv²। तो हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो 4 एक्स्ट्रा बचा था और हाफ mv² की वैल्यू क्या है, 25 है, तो 4 का 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 100 जूल। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब डबल कर देंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल। अगर काइनेटिक एनर्जी में आपकी जो वेलोसिटी है, आप वेलोसिटी डबल कर देंगे ना, वेलोसिटी 2 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। और अगर आप लोग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ट्रिपल कर देंगे, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप ट्रिपल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी ना उसको आप लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डबल किया है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, और अगर आपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ट्रिपल किया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 9 टाइम्स हो गई। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं ना, आगे के इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी की इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज के भी देखेंगे। इससे पहले एक और वीडियो हमने अपलोड किया है, उस पर हमने काफ़ी सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो व्हाट इज़ पावर, पावर क्या है। तो देखिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से, जिस गति से हम लोग कोई काम करते हैं या फिर किसी काम को करने में जितना हमें टाइम लगता है वो पावर होती है। तो पावर कि आपने जो काम किया उस काम को करने में कितना आपको टाइम लगा, वही पावर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। अब 1 वॉट पावर क्या होती है। तो पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 वॉट। तो यहाँ पे इतना तो आप चाहे छोड़ भी दीजिए, एक पावर 1 वॉट होती है किसी भी काम की इफ़ इट डज 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। 1 जूल वर्क, सिंपल याद रखिए कि 1 जूल वर्क अगर कर रहे हैं आप, 1 जूल वर्क अगर आप 1 सेकेंड में कर रहे हैं ना तो पावर क्या हो जाएगी, 1 वॉट हो जाएगी। 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1 वॉट। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, तो 1 जूल वर्क, वर्क की क्या यूनिट होती है, जूल। तो 1 जूल वर्क अगर आप, और सेकंड की टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो 1 जूल वर्क अगर आप 1 सेकंड में कर रहे हैं तो काम कितना, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कितना काम हो जाएगा, 1 वॉट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इन अदर वर्ड्स रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक लैम्प है वो 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 10 सेकेंड में। तो लैम्प है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1000 जूल। तो एक लैम्प 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 10 सेकेंड में। तो भाई उसमें पावर कितनी लगी, तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी है 1000, टाइम लग रहा है उसको 10 सेकेंड, तो 0 से 0 कट आ जाएगा 100 जूल पर सेकेंड। तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। पावर क्या होती है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है और टाइम कितना लग रहा है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड 1000 टाइम 10, 0 से 0 कटा तो 100 जूल पर सेकेंड, या फिर पावर लगेगी इस केस में 100 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या है वो बतानी है। तो एवरेज पावर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि टोटल एनर्जी कंज्यूम, टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई और टोटल कितना टाइम लगा। मतलब पावर होती है एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर होती है कि जो एनर्जी कंज्यूम होती है और उस एनर्जी को कंज्यूम होने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो एवरेज पावर क्या हो गई, एवरेज पावर हो गई भाई टोटल एनर्जी कंज्यूम और टोटल टाइम टेकन। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल व्हेन पावर ऑफ एन एजेंट वेरीज विद टाइम। तो एवरेज पावर क्या मतलब आप लोग यूज़ करते हैं कि एजेंट की जो पावर है ना, मतलब टाइम के साथ साथ बदलती जा रही है। पहले 100 वॉट ले ली है ना, सॉरी 100 जूल ले ली है इस तरीके से, एंड इट डज वर्क एट डिफरेंट रेट ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अलग अलग काम कर रहा है अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आप लोगों को एवरेज निकालना पड़ेगा पावर का कि एवरेज पूरे टोटल टाइम में कितनी पावर इस्तेमाल हो रही है। तो ये तो इंटेक्स क्वेश्चन हो गए। अब कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ एक्टिविटीज़ बतानी है और बताना है कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो सुमा पॉन्ड में स्विम कर रही है तो क्या वर्क डन हो रहा है। तो सुमा इज डूइंग वर्क, हाँ भाई काम हो रहा है। शी इज़ अप्लाइंग फोर्स टू मूव हॉरिजॉन्टली। तो काम हो रहा है क्योंकि सुमा फोर्स को अप्लाई कर रही है ताकि हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरीके से ताकि वो आगे बढ़ सके, तो वो फोर्स अप्लाई कर रही है। नेक्स्ट है, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। डोंकी जो है वो अपने कंधे पर अगर सामान लेकर के
है, ठीक है। तो क्या वो कोई काम कर रहा है? तो डोंकी इज नॉट डूइंग एनी वर्क हेयर, द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स आर एट 90 डिग्री एंगल। तो देखिए पता है क्या है, ये वाली जो चीज़ है ना वो अच्छे से आप लोगों को 12th क्लास में समझ में आएगी, क्योंकि फोर्स जब भी परपेंडिकुलर होती है ना 90 डिग्री, क्योंकि एक्चुअल में फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो डॉट लगाया जाता है, आपको लगता है ना कि मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, वो डॉट होता है। यहाँ पे ना एक साइन थीटा होता है, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा होता है। तो ये जो थीटा होता है ना ये एंगल होते हैं, और जो साइन थीटा की वैल्यू होती है ना वो 1 होती है और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0। तो इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ना तो आंसर हमारा 0 आता है। तो बेसिकली डोंकी क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, डोंकी ने अपने कंधे पर सामान रख रखा है और फोर्स कैसी लग रही है, हॉरिजॉन्टल लग रही है। तो जब फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही होती है ना तो हमेशा क्या होता है, डोंकी मतलब, और ऐसा हम मानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है ना तो हम कोई भी काम उसको नहीं मानते। इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझने के लिए हमें काफ़ी सारे वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद डॉट का और ये क्रॉस का क्या डिफरेंस होता है, ये सारा आगे की क्लासेस में आप लोगों को क्या आने वाला है। नेक्स्ट है अ विंड मिल इज़ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल, वेल है ना, कुएं में से विंडमिल पानी निकाल रही है। तो वर्क इज डन बाय विंडमिल, द वर्क इज लिफ्टेड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसे सीधा करके पानी यहाँ से यहाँ सीधा निकल रहा है। नेक्स्ट है अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो नो वर्क इज डन बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि उसमें कोई हमें मूवमेंट को अपनी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन तो चेंज कर ही नहीं रहा है, तो कोई काम वो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है। तो देखिए इंजन पुलिंग applies a pulling force on the train and the train moves in the direction of this force, therefore engine is doing work। तो क्योंकि ट्रेन जो है वो इंजन जो है वो ट्रेन को पुल कर रहा है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेन आगे बढ़ रही है, तो इसलिए इंजन काम कर रहा है। नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। तो फूड ग्रेन्स जो हैं वो सन में सूख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो फूड ग्रेन्स जो है जब सन में सूख रहे हैं सूरज की धूप में, तो फूड ग्रेन्स का कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, कोई मूवमेंट उनमें हो नहीं रहा है, इसलिए वो काम कोई भी नहीं कर रहा है। तो नो वर्क इज़ डन। नेक्स्ट है सेल बोट इज़ मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। तो सेल बोट विंड एनर्जी की वजह से मूव हो रही है, तो भाई मूवमेंट हो रहा है ना, तो काम हो रहा है। जिस डायरेक्शन में विंड बह रही है उस डायरेक्शन में सेल बोट मूव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ। तो आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका तो वो ऐसे कर्व्ड पाथ में मूव करके, जैसे यहाँ पे फिगर में हमने दिखाया है, और फिर ऐसे करके मूव करके वो दोबारा से ग्राउंड पे गिर गया। द इनिशियल एंड द फाइनल पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसके एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा क्या वर्क किया जाएगा। इसका आंसर है सिंस इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ of the object thrown at a certain angle to the ground lie on the same horizontal plane। तो देखिए यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है और पाथ इस तरीके से हो करके दोबारा से ग्राउंड पर ही आ गया है, तो यहाँ पे पाथ तो पूरा हॉरिजॉन्टल ही रहा अगर हम नापना चाहें तो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट ऑब्जेक्ट का। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सो नो वर्क इज सेट टू बी डन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट पर वो डाउनवर्ड लग रही है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसकी लग रही है, इसलिए हम लोग कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना, इस एंगल की वैल्यू हमारी 0 बन जा रही है, इसकी वजह से कोई भी वर्क हम नहीं कहेंगे कि हुआ है। तो इसमें यही है कि सिंस इनिशियल फाइनल पोजीशन जो है पाथ की ऑब्जेक्ट की थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पे ग्राउंड पर वो आकर के दोबारा से गिर जा रहा है और सेम उसी प्लेन पर जहाँ पर वो पहले था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल ही डायरेक्शन में है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ऐसे क्या था और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करी तो वो नीचे आ गया, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि उस पर कोई भी वर्क उसने नहीं किया है। और ये आगे के जो चलिए थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो बैटरी है उसकी वजह से बल्ब जल रहा है, इसमें क्या क्या एनर्जी के चेंजेस आ रहे हैं। तो बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी में जो केमिकल एनर्जी होती है ना, फिर लाइट जल जाती है ना, हम लोगों को दिख जाता है कि लाइट हो गई मतलब रोशनी हो जाती है। तो
केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एज द बल्ब इज लाइट अप। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि लाइट जल रही है। सीक्वेंस ऑफ एनर्जी तो हमारी 3 बेसिकली एनर्जी चेंज हो रही हैं, एक केमिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर उसके बाद लाइट एनर्जी। तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल और लाइट एनर्जी हम लोगों की बन रही है। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस की बुक का वर्क एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब 5 भी देखेंगे और आगे के भी। इसमें मास दे रखा है एक ऑब्जेक्ट का 10 kg है। तो अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल। तो एक ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg। इट इज़ मूव्ड टू अ पॉइंट बी। तो 10 kg जो मास है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम लोग मूव कर रहे हैं। इफ़ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज़ हॉरिजॉन्टल। तो ए और बी आप लोग किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं तो लाइन उसको जो जॉइन कर रही है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब इस तरीके से ऐसे सीधी लाइन है। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी कितना एक्ट करेगी, कितना फोर्स डालेगी ग्रेविटी, आपका आंसर आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए हियर मास ऑफ 10 kg इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर जो मास है ना 10 kg का, उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आप लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये हमने देख लिया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। दस द मास मूव्स इन अ डायरेक्शन एट अ राइट एंगल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मास जो है वो राइट एंगल इस तरीके से एक्ट करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे। सो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन जो होगा किसी ऑब्जेक्ट पे बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू होगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो ये एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला होता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू ये जो होता है डॉट होता है ना, ये वेक्टर साइन होता है वेक्टर के लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट होता है इंटू कॉस थीटा। अब कॉस 90 जो होता है ना, कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 0 होता है। तो नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ भी वर्क नहीं कर रही होती है। जो भी चीज़ ऐसे करके सीधे 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 चल रही होती है ना, तो वो ग्रेविटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। जो चीज़ ऐसे करके चल रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है और एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वर्क डन होता है इज इक्वल्स टू एफ इंटू डॉट एस डॉट कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री, अब कॉस 90 जो है वो होता है 0। तो वर्क डन कुछ भी नहीं होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रहा है। हमेशा याद रखिए, इससे पहले के भी क्वेश्चन में देखा है हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसके 90 डिग्री एंगल पे लगती है। और जब 90 डिग्री एंगल पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है तो उसमें जो वर्क डन होता है वो कुछ भी बेसिकली नहीं होता है। तो ये हम लोग का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में होती है ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी हाइट की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी फ्रीली फॉलिंग, मतलब ग्रेविटी के उसमें होती है, मतलब सिर्फ ग्रेविटी के उस पर गिर रही होती है वो चीज़, तो वो डिक्रीज होती है नीचे जाते जाते। कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाती है। डज दिस वॉयलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। तो इसका आंसर है कि वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिरते गिरते उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो क्या ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को वो कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वॉयलेट कर रहा है, तोड़ रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा है या नहीं देखते हैं। तो वैसे नहीं हो रहा है, वॉयलेट नहीं हो रहा है। एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ऑन द अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, उसमें मोशन हो रहा होता है। द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो सम टोटल है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, वो कांस्टेंट होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ एनर्जी
हमारा वॉयलेट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी जब आप करेंगे तो आपकी जो टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल। जब आप एक साइकिल चला रहे होते हैं तो कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं भैया, तो देखते हैं। मस्क्यूलर एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ द पेडल्स ऑफ द बाइसाइकिल विच इज ट्रांसफर्ड to its wheel. The kinetic energy of the rotation of wheel is converted into kinetic energy of the bicycle and the cyclist. तो क्या हो रहा है कि आप एक साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, तो आप मसल्स को मूव कर रहे हैं, आपकी मस्क्यूलर एनर्जी, आपकी मसल्स में जो एनर्जी है उसकी हेल्प से आप अपने पैर घुमा रहे हैं, आपके पैर घूम रहे हैं तो उस साइकिल के पहिए घूम रहे हैं, और साइकिल के पहिए घूम रहे हैं तो वो साइकिल आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मस्क्यूलर एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील्स इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइसाइकिल एंड द साइकिलिस्ट। तो पहले जो मस्क्यूलर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई बाइसाइकिल में, और बाइसाइकिल से वो बाइसाइकिल के पहियों में वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई, राइट, मस्कुलर एनर्जी से। अब वही काइनेटिक एनर्जी जो पूरी की पूरी साइकिल में ट्रांसफर होती है और साइकिल आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो बेसिकली मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट। आप कोई बड़ा सा पत्थर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं बट आप उसको हिला नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप कोई एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं? वेयर इज़ इट एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। अब आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा ली पत्थर पे, पत्थर तो हिला नहीं, तो भैया आपकी एनर्जी लगाई हुई गई कहाँ? तो आंसर है नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वी पुश अ ह्यूज रॉक अनसक्सेसफुली, द इवेंट इज स्पेंड फॉर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स। तो क्या है ना, इसमें एनर्जी आपने कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने अपनी एनर्जी रॉक को तो ट्रांसफ़र करी नहीं, सिर्फ आपने रॉक को हिलाया, बट हिला तो है ही नहीं, तो आपने अपनी एनर्जी रॉक को ट्रांसफ़र नहीं करी। जो एनर्जी लगी है ना वो फिजिकल एक्टिविटी, मसल्स अपनी हिलडुल नहीं, बस वो वाली फिजिकल एक्टिविटी हो गई, बट आप लोग पत्थर तो हिला ही नहीं पाए, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बस आपकी मसल्स ने एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, आपने जो एनर्जी लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक हाउस होल्ड ने, एक घर ने 250 यूनिट्स एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है एक महीने में। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो एक हाउस होल्ड ने 250 यूनिट्स का इस्तेमाल कर लिया है, 250 यूनिट एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है इन 1 मंथ। तो भाई कितनी एनर्जी का इस्तेमाल किया है जूल्स में? तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी है 250 यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 250 किलो वॉट आर। तो किलो वॉट आर को आपको अगर जूल में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप जो किलो वॉट है यहाँ पे क्या करेंगे 250 इंटू 1000 वॉट, और आर के लिए आप लोग करेंगे 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे इन सबको वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान, और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस की बुक का वर्क एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब 5 भी देखेंगे और आगे के भी। इसमें मास दे रखा है एक ऑब्जेक्ट का 10 kg है, तो अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल। तो एक ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg। इट इज़ मूव्ड टू अ पॉइंट बी। तो 10 kg जो मास है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम लोग मूव कर रहे हैं। इफ़ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज़ हॉरिजॉन्टल, तो ए और बी आप लोग किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं तो लाइन उसको जो ज्वाइन कर रही है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब इस तरीके से ऐसे सीधी लाइन है। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी कितना एक्ट करेगी, कितना फोर्स डालेगी ग्रेविटी, आपका आंसर आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए हियर मास ऑफ 10 kg इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर जो मास है ना 10 kg का, उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आप लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये हमने देख लिया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है। दस द मास मूव्स इन अ डायरेक्शन एट अ राइट एंगल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मास जो है वो राइट एंगल इस तरीके से एक्ट करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे। सो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन जो होगा किसी ऑब्जेक्ट पे बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू होगा F इंटू एस
कॉस थीटा। तो ये एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला होता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू, ये जो होता है डॉट होता है ना, ये वेक्टर साइन होता है वेक्टर के लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटू कॉस थीटा। अब कॉस 90 जो होता है ना, कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 0 होता है। तो नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुछ भी वर्क नहीं कर रही होती है, जो भी चीज़ ऐसे करके सीधे 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 चल रही होती है ना, तो वो ग्रेविटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। जो चीज़ ऐसे करके चल रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है और एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वर्क डन होता है इज इक्वल्स टू एफ इंटू डॉट एस डॉट कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री, अब कॉस 90 जो है वो होता है 0, तो वर्क डन कुछ भी नहीं होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रहा है। हमेशा याद रखिए, इससे पहले के भी क्वेश्चन में देखा है हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसके 90 डिग्री एंगल पे लगती है, और जब 90 डिग्री एंगल पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है तो उसमें जो वर्क डन होता है वो कुछ भी बेसिकली नहीं होता है। तो ये हम लोग का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में होती है ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी हाइट की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी फ्रीली फॉलिंग, मतलब ग्रेविटी के उसमें होती है, मतलब सिर्फ ग्रेविटी के उस पर गिर रही होती है वो चीज़, तो वो डिक्रीज होती है नीचे जाते जाते। कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाती है। डज दिस वॉयलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। तो इसका आंसर है कि वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिरते गिरते उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो क्या ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है, तोड़ रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा है या नहीं देखते हैं। तो वैसे नहीं हो रहा है, वायलेट नहीं हो रहा है। एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ऑन द अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, उसमें मोशन हो रहा होता है। द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो सम टोटल है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, वो कांस्टेंट होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ एनर्जी हमारा वॉयलेट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी जब आप करेंगे तो आपकी जो टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल। जब आप एक साइकिल चला रहे होते हैं तो कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं भैया, तो देखते हैं। मस्क्यूलर एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल ऑफ द पेडल्स ऑफ द बाइसाइकिल विच इज ट्रांसफर्ड to its wheel. The kinetic energy of the rotation of wheel is converted into kinetic energy of the bicycle and the cyclist. तो क्या हो रहा है कि आप एक साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, तो आप मसल्स को मूव कर रहे हैं, आपकी मस्क्यूलर एनर्जी, आपकी मसल्स में जो एनर्जी है उसकी हेल्प से आप अपने पैर घुमा रहे हैं, आपके पैर घूम रहे हैं तो उस साइकिल के पहिए घूम रहे हैं, और साइकिल के पहिए घूम रहे हैं तो वो साइकिल आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मस्क्यूलर एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील्स इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइसाइकिल एंड द साइकिलिस्ट। तो पहले जो मस्क्यूलर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई बाइसाइकिल में, और बाइसाइकिल से वो बाइसाइकिल के पहियों में वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई, राइट, मस्कुलर एनर्जी से। अब वही काइनेटिक एनर्जी जो पूरी की पूरी साइकिल में ट्रांसफर होती है और साइकिल आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो बेसिकली मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट। आप कोई बड़ा सा पत्थर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं बट आप उसको हिला नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप कोई एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वेयर इज़ इट एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। अब आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा ली पत्थर पे, पत्थर तो हिला नहीं, तो भैया आपकी एनर्जी लगाई हुई गई कहाँ। तो आंसर है नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वी पुश अ ह्यूज रॉक अनसक्सेसफुली, द इवेंट इज स्पेंड फॉर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स। तो क्या है ना इसमें एनर्जी
आपने कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने अपनी एनर्जी रॉक को तो ट्रांसफ़र करी नहीं, सिर्फ आपने रॉक को हिलाया, बट हिला तो है ही नहीं, तो आपने अपनी एनर्जी रॉक को ट्रांसफ़र नहीं करी। जो एनर्जी लगी है ना वो फिजिकल एक्टिविटी, मसल्स अपनी हिलडुल नहीं, बस वो वाली फिजिकल एक्टिविटी हो गई, बट आप लोग पत्थर तो हिला ही नहीं पाए, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बस आपकी मसल्स ने एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया, आपने जो एनर्जी लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक हाउस होल्ड ने, एक घर ने 250 यूनिट्स एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है एक महीने में। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो एक हाउस होल्ड ने 250 यूनिट्स का इस्तेमाल कर लिया है, 250 यूनिट एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है इन 1 मंथ। तो भाई कितनी एनर्जी का इस्तेमाल किया है जूल्स में। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी है 250 यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 250 किलो वॉट आर। तो किलो वॉट आर को आपको अगर जूल में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप जो किलो वॉट है यहाँ पे क्या करेंगे 250 इंटू। वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th और आपका जो वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर है साइंस का, उसके एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग देखते हैं, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो एक घर है, कोई हाउस होल्ड है, उसने 250 यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करी है एक महीने में। हाउ मच एनर्जी इज़ दिस इन जूल्स। अब ये जो एनर्जी है ये जूल्स में कितनी होगी। तो एनर्जी कंज्यूम जो है वो है 250 यूनिट्स। तो 250 यूनिट्स की जगह हमारी जो एक्चुअल में होती है बात वो होती है किलो वॉट आर। तो किलो वॉट आर में हम लोग का होता है। अब अगर हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, आप इसको ध्यान से देखिए। किलो वॉट आर है तो किलो का मतलब तो आप लोगों को क्या लगाना है कि यहाँ पे किलो वॉट आर है, किलो की जगह आप लोगों को लिखना है 1000 वॉट, है ना। तो किलो वॉट की जगह आप लोगों को अगर सिर्फ वॉट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आर है ना, आर जो यहाँ पर है ये घंटों में होता है, हम लोगों को इसको सेकंड में चेंज करना होगा। तो एक घंटे में 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक घंटे में 60 मिनट और 60 घंटे, 6 6 36 और 2 0। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, 250 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, किलो वॉट की जगह हम लोगों ने वॉट कर दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, और आर की जगह हम लोगों ने इसको सेकंड में कन्वर्ट करा है तो 3600 आ गया। तो 250 को आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई करिए और 3600 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोगों ने इसको 36 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर यहाँ पे 2 0, ये जो ज़ीरो हैं ये तो सिंपली लग जाएंगे। कितने ज़ीरो हैं यहाँ पर, पहले ज़ीरो काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, है ना। तो 10 की पावर 6 आ गया। और 36 इंटू आप 25 करेंगे ना, 36 इंटू 25 आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर इसका आएगा 900। ठीक है, तो यहाँ पे 900 आ गया। अब 900 इंटू 10 टू दी पावर 6, क्योंकि 6 जीरो थे इसलिए 10 की पावर 6 लगा दी। अब ज़रा देखिए यहाँ पे ये भी तो 900 है, इसमें 2 और ज़ीरो है, तो 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को किलो वॉट आवर से जूल में कन्वर्ट करना है, तो कोई चीज़ है आपको किलो वॉट आवर से जूल में कन्वर्ट करना है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, एक तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक करेंगे 3600 से। तो 3600 और 1000 से आप उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर अगर किलोवाट आवर में है तो वो जूल में आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 40 kg। ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 40 kg। उसको एक सर्टेन हाइट तक आपने उठाया और वो हाइट कितनी थी, वो हाइट है 5 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से, ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर वो चीज़ है। अब व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर तक उठा दिया है तो आपको उसकी पहले तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे पहले आपको ये बताना है। फिर उसके बाद इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड टू फॉल, अगर उस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से यहाँ तक उठा दिया और फिर आपने उसको गिरा दिया, कहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर तक आपने उस ऑब्जेक्ट को उठाया था, बट आप लोगों ने यहाँ तक ले जाने के बाद उसको गिराया सिर्फ हाफ वे तक, सिर्फ हाफ डिस्टेंस तक ही उसको आपने नीचे तक गिराया है। तो फिर आपको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतने में क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पूरे की बतानी है कि आपने नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये बताना है। अब पोटेंशियल एनर्जी बता दी, अब ऊपर से वो हाफ वे तक कितने में आ जाएगा ये आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अब आपको पता ही है
बहुत बार हमने बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है ड्यू टू इट्स हाइट। पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट, है ना। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो अगर मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी इंटू जो वो होती है ना हाइट, कितनी हाइट पे है वो। तो हाइट तो हम लोगों को दे रखी है 5 मीटर, मास दे रखा है 40 और ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग लेते हैं g की कांस्टेंट वैल्यू होती है 10। तो सिंपल सा हम लोग का आंसर निकल जाएगा mgh से। तो 40 इंटू 5 इंटू आप लोग ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो क्या आ गया 5 4 20 और फिर 1 0 ये वाला और 1 0 ये। तो 2000 जूल तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया mgh का और आ गई। अब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, बट काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ वे की निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस अगर 5 है तो 5 का हाफ कितना होगा, 5 का हाफ होगा 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर हमारा आ जाएगा। अब 2.5 मीटर जो आ गया है तो उसको हम लोग, इससे हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², है ना। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास मास तो है बट हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है। वो जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर जा करके रुक रहा है। बट फिर आगे वो किस वेलोसिटी से बढ़ रहा है ये हमारे पास नहीं है। तो ये लोग हम लोग निकालेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ होता है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। तो v की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 और s, यानी कि जो s है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, आधा। टोटल तो 5 था, हमने आधा ट्रैवल करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो 2.5 है ना, 2.5। तो इसको आप लोग 2 × 10 20 और 20 × 2.5 यानी कि 50। तो v² की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 50। तो देखिए यहाँ पर ही कैलकुलेशन हो रखी है, v² की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है 50। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हम लोगों ने लगाया, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as लगा दिया। फाइनल वेलोसिटी अपनी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू 10 है और s की वैल्यू जो है वो 2.5 है। तो फिर आप लोग यहाँ पर v² की वैल्यू आ जाएगी 50। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ mv²। अब m की वैल्यू हम लोग को 40 दे रखी है, v² हम लोगों ने v² पूरा का पूरा हमने निकाल लिया है 50। तो इस 2 से ये 2 काट देंगे तो ऊपर बचेगा 20 और 5 2 जा 10। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 100 जूल आ गई। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों की आई थी 2000 जूल, सॉरी 100 जूल बोल दिया ना, काइनेटिक एनर्जी हमारी आई है 1000। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई है बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब 11 में देखते हैं, इसमें क्या है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो कोई देखिए कोई सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के चक्कर लगा रही है। तो उस पर व्हाट इज द वर्क डन, उसने what is the work done by the force of gravity on the satellite moving around the earth। तो अर्थ से ग्रेविटी की कितनी फोर्स लग रही है उस सैटेलाइट पर, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर है व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट इंटरवल इज अलोंग द tangent to the circular path of the satellite. The gravitational force acting on the satellite due to earth is along the radius as shown। तो देखिए क्या है ना, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रही है। ये देखिए ये अर्थ है, ये वाली छोटी वाली अर्थ है, ठीक है, और ये वाली ये है सैटेलाइट, और अर्थ और सैटेलाइट के बीच का ये देखिए रेडियस है। अब जो सैटेलाइट है ना वो एक टेंजेंट बनाती है मूव करते हुए, है ना, इस तरीके से एक कोई सैटेलाइट है वो मूव कर रही होती है, ऐसे करके इस तरीके से मूव करती है। तो जो उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी ना, ग्रेविटी की जो फोर्स लगेगी, ये अर्थ है, उस सैटेलाइट पर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी उसके रेडियस के अलॉन्ग। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द अर्थ इज अलॉन्ग द रेडियस। तो जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ना, जैसे अर्थ है और ये सैटेलाइट है, इनका जो रेडियस होगा इसके अलॉन्ग जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लग रही होगी सैटेलाइट पर। Since the tangent is always perpendicular to the radius, the displacement and the force are perpendicular to each other. There is no displacement of satellite in the direction of force. तो work done by the force of gravity on the satellite is 0. तो work done क्या होता है, force gravity cause
थीटा। अब क्योंकि परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पर देखिए ना 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमारा बन करके आ रहा है। ये देखिए अर्थ है, अर्थ का रेडियस इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पे रेडियस के अलोंग लग रही है फोर्स। तो जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, हम लोगों ने देखा था ना कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 90, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे कि कॉस 90 होता है 0। अब कॉस 90 0 होता है तो और जो फॉर्मूला होता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये पूरा का कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है। अब थीटा की वैल्यू 90 तो वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ सैटेलाइट पे। तो रेडियस के लॉन्ग लग रहा था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में थीटा जो है वो 90 बन रहा था। अब क्योंकि जब भी हम लोगों ने इससे पहले डोंकी वाला जो केस देखा था कि डोंकी कोई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो परपेंडिकुलर उसके फोर्स लग रही थी ना। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगती है तो कोई ऑब्जेक्ट मतलब वर्क डन होता ही नहीं है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पे परपेंडिकुलर लग रही है या फिर 90 डिग्री के एंगल पे लग रही है, तो वर्क डन कोई भी नहीं हो रहा। तो अर्थ की ग्रेविटी सैटेलाइट पे कोई भी वर्क नहीं कर रही है रेडियस के अलोंग, क्योंकि वर्क मतलब फोर्स लग रही है और वो जो है परपेंडिकुलर बन रहा है डायरेक्शन, तो कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो सिंस टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट जो है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है और फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रही है, ये परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा 0 सैटेलाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही हो तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट होगी? तो देखिए येस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर फोर्स 0 होगी तो फोर्स F इज टू ma होता है ना, मास और एक्सेलरेशन है ना। तो सिंस कोई किसी भी चीज़ का मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो इन सच केस द ऑब्जेक्ट इज ईदर एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इन लेटर केस देयर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो देखिए क्या होगा ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे ही जा रहा होगा और उस पर कोई भी फोर्स रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रही होगी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर कोई उसको रोकने वाली फोर्स नहीं लग रही है ना, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता ही जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है बिना किसी फोर्स के, अगर कोई फोर्स उस पर लगी ही नहीं रही, क्योंकि फोर्स एक तो आगे बढ़ाने वाली होती है और फिर उसको रिटार्ड करने वाली, रोकने वाली फोर्स भी तो होती है। तो अगर कोई उस किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगी नहीं रही है और वो मूव कर रहा है, तो वो सीधा मूव करता ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे, थोड़ा भूसा टाइप का भूसा होता है ना, वो ले रखा है उसने अपने सर पे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट तक एक पर्सन ने भूसा अपने सर पे रखा हुआ है और वो थक गया है। क्या उसने कोई काम किया है? अपना आंसर जस्टिफाई करिए। तो देखिए, द पर्सन होल्डिंग अ बंडल ऑफ हे ऑन इट्स हेड गेट टायर्ड एज ही एक्सपीरियंसेस मस्कुलर फटीग। तो किसी पर्सन ने अपने सर पर हे कोई भूसे का गट्ठा रखा हुआ है तो उसको थकान हो जाएगी, क्योंकि उसकी मसल्स में थकान आ गई है। द फटीग होती है थकान। फटीग इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। तो जो फटीग है वो केमिकल एनर्जी जो कि बॉडी में है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसकी वजह से हो रहा है बाय मस्कुलर इफेक्ट, क्योंकि मसल्स इफेक्ट डाल रही हैं, इसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है और इंसान थक रहा है। बट पर्सन ने काम कोई भी नहीं किया है, कॉज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बंडल ओवर द हेड। उसके सर पे से बंडल हिला ही नहीं है, वो एक ही जगह पर इंसान खड़ा हुआ है, बट उसकी मसल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन को थकान तो महसूस हो रही है, बट एक्चुअली साइंटिफिकली उसने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भले ही उसकी बॉडी पे कहीं से लग रहा हो, बट वो उसने मूव ही नहीं किया है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो कोई काम नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप 4 घंटे तक बैठ के पढ़ते रहें, आप हिले ना, आप सिर्फ किताब को पढ़ रहे हैं, तो आपने कोई भी काम नहीं किया साइंटिफिकली, आप क्योंकि मूव ही नहीं किए हैं। तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट। तो पावर जो होती है, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसकी पावर है 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर में, 10 घंटे में वो कितनी एनर्जी का इस्तेमाल कर लेगा। तो सिंपल सा है, वॉट इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। W इज इक्वल्स टू, या फिर है ना, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू T। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 1500, T की वैल्यू क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 15,000 वॉट आर। तो यहाँ पर देखिए W
इज इक्वल टू पी इंटू डी, तो 1500 इंटू 10 तो 15,000 वाट आर, या फिर W की वैल्यू आ जाएगी 15 किलो वाट आर, है ना। तो अब एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, तो एनर्जी कंज्यूम के लिए जो भी आपका आंसर आया है ना उसको आप लोग सिंपली क्या करेंगे 3.6 इंटू 10⁻, ये आपकी NCERT में लास्ट में जो डेरिवेशन है ना एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, वो वाला जो हमने करवाया हुआ है उसमें मैंने पूरा अच्छे से समझाया है कि क्यों करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ जाती है 3.6 इंटू 10⁻6। अगर आप लोगों को एनर्जी निकालनी है तो बस आप लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 3.6 करेंगे आप लोग, क्योंकि जो 1 किलोवाट आर है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6। 1 किलोवाट आर ये वाला जो है ना, इसको 1 किलोवाट आर को अगर आप लोग 1 किलोवाट आर को अगर आप 1 किलोवाट आर है आपको अगर इसको जूल में चेंज करना है तो आप लोगों को 3.6 इंटू 10⁻6 से सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा और आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया एनर्जी 5.4 10⁻7 जूल। हाँ, तो अब नेक्स्ट है, अब हम ना एक काम करते हैं, 14 तक हो गया, 15 कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 22 क्वेश्चन है ना। हाँ 22 भी नहीं है, कितने हैं, 21 है। तो इसके आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा तो बचे नहीं है, या फिर देख लें इसमें ही, ये वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। 15 16 17 18 तो आगे के वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो ही जाना है, सारे के सारे हो जाएंगे। या फिर हम ये वाला देख लेते हैं, है ना, 16 वाला ईजी है, 15 वाला नेक्स्ट में देखेंगे, छोटा सा है क्योंकि 16। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, ऑब्जेक्ट मास m का है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट m है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या फिर रेस्ट में लाने के लिए। तो इनिशियल मूवमेंट हो रहा है ना, तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी लगेगी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², मतलब उसका मास हम लोग को नहीं पता, बस मास बोल रखा है m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो हाफ mv²। तो इसमें हमें क्या करना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी तो हो जाती है 0, और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो क्या होता है हाफ mv² माइनस v1², ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में अगर आपकी फाइनल रुक गया है ऑब्जेक्ट, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में हम लोग लेंगे हाफ mv²। तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपली इसका आंसर हाफ mv² ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो जब वो रेस्ट में आ रहा है तब तो वो 0 हो रहा है ना, इनिशियली उसकी क्या थी हाफ mv², तो फाइनली चेंज इन वेलोसिटी यही हो जाएगी हाफ mv²। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, भी छोटा सा है। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। तो सोनी एक बंदी है, वो कह रही है कि एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट की 0 हो सकती है जबकि बहुत सारी फोर्स उस पर एक्ट कर रही हो, क्या आपको लगता है? तो देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0 इवन इफ सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 एज f अगर 0 है तो ma 0 है एंड अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। तो अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं ना, तो वो फोर्सेस अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं तो एक्सेलरेशन 0 हमारी बन सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट। तो पावर जो है डिवाइसेस की, ईच डिवाइसेस की क्या है, मतलब देखिए हर डिवाइस की पावर क्या है, 4 डिवाइस हैं टोटल, ठीक है, उसमें से हर एक की जो पावर है वो 500 वाट है। हम लोगों को निकालना है कि वो चारों मिला करके कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। तो पावर ऑफ ईच डिवाइस 500 वाट, नंबर ऑफ डिवाइसेस 4, ड्यूरेशन ऑफ यूज़ 10 आवर्स। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू नंबर ऑफ डिवाइस इंटू टाइम। तो नंबर ऑफ डिवाइस 4, पावर 500 और टाइम 10, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 500 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2000 और इंटू 10 क्या हो जाएगा 20,000 वाट आर, या फिर 20,000 की जगह 20 किलो वाट आर, क्योंकि 1 किलो वाट आर में 1000 वाट्स होते हैं ना, सिंपल। तो ये वाला भी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। अब कुछ जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू।